टीएमसी नॉलेज में आपका स्वागत है। और आइए देखते हैं आज अर्थशास्त्र का एक और टेस्ट सीरीज। इसमें हम देखेंगे कि अर्थशास्त्र का चौथा और पांचवा टेस्ट सीरीज इसी वीडियो में होगा। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं। और इसका पहला प्रश्न देखते हैं यहाँ से कि पहला प्रश्न दिया हुआ है कि उदारीकरण का अर्थ क्या है। देखिए उदारीकरण का अर्थ क्या है, ऑप्शन आप देख सकते हैं। देखिए उदारीकरण का अर्थ होता है यानी कि सरकारी कानून को सरल बना देना, और उदारीकरण के द्वारा लाइसेंस प्रणाली को समाप्त कर दिया गया है। और इससे क्या होता है कि जब नियम कानून जब सरल हो जाते हैं यानी कि व्यापार आबाद रूप से होता है। और भारत में 24 जुलाई और 1991 को उदारीकरण की घोषणा किया गया था, यानी कि 1991 24 जुलाई याद रख सकते हैं कि उदारीकरण की नीति अपनाया था भारत ने। और उस समय उदारीकरण के जनक जो है कि भारत में डॉक्टर मनमोहन सिंह को माना जाता है। तो इस तरीके से सही जवाब इसका क्या हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा कि निजी स्वतंत्रता, बाजार की शक्तियों की स्वतंत्रता एवं अनियंत्रण की नीति का अनुसरण करना। और नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हो जाएगा कि निजीकरण। अगला प्रश्न है कि निजीकरण उस प्रक्रिया को कहते हैं, बताना है कि निजीकरण किस प्रक्रिया को कहते हैं। देख लीजिए ऑप्शन है आपके सामने है। तो निजीकरण क्या होता है कि निजी क्षेत्र को विकास प्रक्रिया में अधिक महत्व दिया जाता है और उन्हें मजबूत बनाया जाता है। भारत में 1990 के दशक में निजी क्षेत्र का प्रभाव अधिक यानी कि तीव्र गति से बढ़ा था। तो इस तरीके से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि आप देख सकते हैं। और अगला प्रश्न है कि भूमंडलीकरण का अर्थ क्या है। भूमंडलीकरण, जिसको ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण के नाम से भी जानते हैं। तो भूमंडलीकरण का अर्थ होता है यानी कि व्यापार, पूंजी, बीज, तकनीक और हस्तांतरण, सूचना प्रवाह, यानी कि इस सबका जो है कि विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय कर देना। और 1990 के दशक में भूमंडलीकरण की प्रक्रिया भी काफ़ी तेज़ी से हुई थी। भूमंडलीकरण का अर्थ आप सामान्य अर्थों में भी कह सकते हैं कि यानी कि जब एक देश की अर्थव्यवस्था दूसरे देश की अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ जाती हैं, यानी कि जब एक देश दूसरे देशों के साथ आसानी से व्यापार या अपने बिजनेस व्यवसाय को बढ़ाने लगता है, तो पूंजी, जिसके तहत जो है कि पूंजी और तकनीकों का बीच का हस्तांतरण होने लगता है, तो इस तरीके से सूचनाओं का भी जब आदान प्रदान होने लगता है, तो ये इन सभी प्रक्रियाओं को हम वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि आर्थिक सुधार के अंतर्गत भी बताना है कि आर्थिक सुधारों के अंतर्गत क्या होता है। तो देख लीजिए इसमें ऑप्शन इसका सी सही है, यानी कि पुरानी सरकारी नियम और नियंत्रण के बदले में आर्थिक विकास में बाजार स्वतंत्रता, प्रतिस्पर्धा पर आधारित विकास प्रक्रिया के प्रोत्साहन को उसको प्रोत्साहित किया जाता है। और अगला प्रश्न है कि आर्थिक सुधार के प्रमुख घटक कौन से हैं। आर्थिक सुधार के प्रमुख घटक बताना है। तो इसमें जो है कि आप देख सकते हैं यानी कि एक से अधिक इसके लिए जवाब है, क्योंकि स्थिरीकरण का कार्यक्रम जो है, इस तरीके से उदारीकरण और पूंजी निर्माण का कार्य, ये सभी जो है कि इसमें आता है। और इस तरीके से ऑप्शन डी इसके लिए राइट आंसर होगा। 116वां प्रश्न होगा इसका कि आर्थिक सुधारों के अभिन्न अंग हैं, बताना है। आर्थिक सुधारों के अभिन्न अंग कौन है, इसमें से बताना है। तो देख लीजिएगा आर्थिक सुधारों के अभिन्न अंग, जैसे देखिएगा आर्थिक सुधार यानी कि भारत में आर्थिक सुधार की नीति अपनाई गई थी 1991 में, यानी कि इसके तहत आप देख सकते हैं कि एलपीजी की नीति अपनाई गई थी भारत में, आप ये याद रख सकते हैं। यानी कि एलपीजी क्या है, लिबरलाइजेशन है, जिसको हम उदारीकरण कहते हैं। ये पी फॉर प्राइवेटाइजेशन है, और जी से ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, यानी कि उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण। और ये सभी इसलिए एलपीजी की नीति भारत ने इसलिए अपनाया था ताकि आसानी से हम जो है कि क्या करें कि आर्थिक सुधार कर सकें, क्योंकि उस समय जो है कि व्यापार या बिजनेस में काफ़ी जो है कि नियम कानून थे या लाइसेंस का झंझट था। तो इस तरीके से उसको काफ़ी आसान बनाने के लिए और व्यापार को आबाद रूप से आगे बढ़ाने के लिए भारत ने एलपीजी की नीति अपनाई थी, यानी कि भूमंडलीकरण, उदारीकरण और निजीकरण, तीनों ही इसके लिए सही है। ऑप्शन डी इसके लिए सही जवाब होगा। और नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में कौन सा मानक मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है। मानव विकास सूचकांक में शामिल कौन नहीं है। तो यहाँ से एक चीज़ आप थोड़ा सा बैक में हम जाना चाहते हैं। देख लीजिए यहाँ पे जो हमने बताया कि एलपीजी की नीति, यानी कि एलपीजी की नीति जो है कि वो ज़्यादा, उसका जो ये शब्द जो है कि प्रचलित हुआ था, यानी कि 1990 के दशक में ये ज़्यादा प्रचलित हुआ, यानी कि 1991, क्योंकि 1991 में ही 24 जुलाई 1991 को भारत में उदारीकरण की नीति आई थी और इसको साथ में लाया गया था। और नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है। देख लीजिए मानव विकास सूचकांक में शामिल कौन नहीं है। तो देख लीजिए ऑप्शन सी होगा, यानी कि सामाजिक असमानता को मानव ये विकास सूचकांक में यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में शामिल नहीं किया जाता है। इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं। तो देख लीजिए इसमें शिक्षा और जो है कि आय के आधार पर, यानी कि 3 मानक है इसके लिए, स्वास्थ्य, शिक्षा और आय, इसके आधार पर मानव विकास सूचकांक को दिया जाता है, जिसमें जीवन प्रत्याशा और वास्तविक प्रति व्यक्ति आय भी होता है। नेक्स्ट है कि
ये बताना है कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती हैं तो राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश जो होता है वो बताना है कि क्या होता है। तो देख लीजिएगा, जैसे जब कोई अर्थव्यवस्था विकसित होती है तो वैसी स्थिति में क्या होता है कि राष्ट्रीय आय में जो तृतीय क्षेत्र है, यानी कि तृतीय क्षेत्र में आप जानते होंगे कि जो सेवा क्षेत्र होता है, जैसे बैंकिंग है, बीमा है, परिवहन, संचार, ये सभी तृतीय क्षेत्र में आते हैं, यानी कि टर्शियरी सेक्टर में। तो उसमें क्या होता है कि तृतीय क्षेत्र का जो अंश है वो बढ़ता है। अर्थव्यवस्था विकसित होगी यानी कि तृतीय क्षेत्र का योगदान बढ़ेगा उसमें। और जब अर्थव्यवस्था यानी कि जो अल्प विकसित जो देश होते हैं तो उसमें प्राथमिक क्षेत्र का योगदान सबसे ज़्यादा होता है। इस तरीके से सही जवाब इसका ऑप्शन सी होगा, यानी कि बढ़ता है। नेक्स्ट है कि मानव विकास सूचकांक प्रथम बार कब निकाला गया था। 119वां प्रश्न है, ऑप्शन आपके सामने है, आप देख सकते हैं। और मानव विकास सूचकांक सबसे पहले जो है कि 1990 में यानी कि UNDP के माध्यम से इसको निकाला गया था। सही जवाब इसका ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है कि एक मुक्त उद्यम अर्थव्यवस्था में इसके बारे में निर्णय किसके द्वारा किया जाता है कि क्या उत्पादित किया जाएगा। तो इसका सही जवाब है यानी कि कीमत तंत्र के द्वारा ये जो है कि ये तय किया जाता है कि उसमें क्या जो है कि ये यानी कि मूल्य जो यंत्र हैं, यानी सभी जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं वो मूल्य यंत्र से संचालित होती हैं। और नेक्स्ट इसका प्रश्न है कि अधिकांश प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा किसी वस्तु का उत्पादन किसका क्रियाकलाप है। तो आप देख सकते हैं इसका सही जवाब है यानी कि प्राथमिक क्षेत्र का ये क्रियाकलाप होता है कि प्राकृतिक प्रदत्त जो भी संसाधन होते हैं उसके दोहन करने से संबंध में प्राथमिक क्रियाएं ही होती हैं। और आप जानते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र में जैसे कि कृषि है, पशुपालन है, खनन और मत्स्य पालन को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी लाइसेज फेयर प्रणाली की एक विशेषता है। लाइसेज फेयर प्रणाली आप देख सकते हैं, तो इसके अंतर्गत बाजार तंत्र ही सर्वोत्तम आर्थिक निर्णय लेने में सक्षम होता है। तो इस तरीके से सही जवाब इसका है कि सरकार का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि एक मंदी के दौरान ये बताना है कि एक मंदी के दौरान कौन सी क्रियाएं होती हैं। तो देखिए, मंदी जो होता है ये इसका वास्तविक अर्थ होता है कि सुस्ती होती है, यानी कि जो अर्थव्यवस्था की पूरी सुस्ती होती है, किंतु भाव में मंदी का भी ये जो है कि प्रचलन होता है वहाँ पे, यानी कि 123 का सी होगा, यानी कि वहाँ क्षमता से कम उपयोग होगा। यानी कि मंदी के दौरान क्या होगा कि क्षमता से कम वहाँ पे उपयोग होगा। और इस तरीके से हम देख सकते हैं इसका अगला प्रश्न 124वां प्रश्न होगा कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है। 124वां प्रश्न है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है। तो देख लीजिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि जिसमें सार्वजनिक और निजी जो क्षेत्र होता है दोनों का साथ यानी कि दोनों साथ काम करते हैं। यानी कि भारत में जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित है, यानी कि मिक्स अर्थव्यवस्था यहाँ पे भारत में पाई जाती हैं। यानी कि वहाँ पे पूंजीवादी और जो समाजवादी अर्थव्यवस्थाएं हैं दोनों का मिश्रण यहाँ पे देखा जाता है। उत्पादन के प्रमुख साधन कितने हैं। उत्पादन के प्रमुख साधन यानी कि यहाँ से बताना है, तो देख लीजिएगा यहाँ से उत्पादन के प्रमुख जो हैं कि 4 साधन माने जाते हैं। यानी कि कौन कौन से हैं, तो भूमि है, श्रम है, पूंजी है और संगठन है। यानी कि इन चारों के आधार पे ही उत्पादन को हम बढ़ा सकते हैं, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। अर्थशास्त्र में भूमि का तात्पर्य क्या है। अर्थशास्त्र में भूमि का तात्पर्य होता है यानी कि जंगलों से भी हैं, नदियों से हैं, यानी कृषक भूमि से ही सबसे आते हैं। यानी कि इसमें से तीनों इसके लिए सही जवाब होगा, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर है। उत्पादन के साधन कौन से हैं। उत्पादन का साधन क्या है, तो देखिए इसमें ऑप्शन के अनुसार यानी कि श्रम जो है, यानी कि श्रम के द्वारा ही उपलब्ध साधनों से उत्पादन की प्रक्रिया पूरी होती हैं। यानी कि अगर श्रम ही नहीं रहेगा तो फिर उत्पादन कैसे होगा। और नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन पूंजी नहीं है। 128वां प्रश्न है, पूंजी कौन नहीं है। तो देख सकते हैं यहाँ पे कि ऑप्शन बी इसके लिए राइट आंसर होगा, यानी कि गृहिणी की जो मोटर कार हैं वो पूंजी नहीं है। यानी कि अर्थशास्त्र के अनुसार पूंजी वह साधन है जो आर्थिक लाभ देता है। तो इस तरीके से इसका सही जवाब है कि, और बाकी देख सकते हैं किसान द्वारा प्रयोग किया गया जो बीज है ये पूंजी है, होटल का जो भवन है ये भी पूंजी है, ताकि उससे जो है कि आर्थिक लाभ होता है। और नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन चल पूंजी है। चल और अचल 2 प्रकार की पूंजियाँ होती हैं। तो चल पूंजी का उदाहरण क्या है, तो खाद और बीज हैं, ये जो है कि चल पूंजी हैं। और नेक्स्ट यहाँ से देखिए इसमें जो निर्माण कार्य से संबंधित जो चीज़ें होती हैं और भूमि है, मशीन है, भवन है, ये सब जो है कि अचल पूंजी होती हैं। इस तरीके से नेक्स्ट प्रश्न है कि जनसंख्या विस्फोट का अभिप्राय क्या है। देख लीजिए यहाँ से कुछ कट रहा है, यहाँ से देखिएगा
जनसंख्या विस्फोट का क्या अभिप्राय है? 31वां प्रश्न है। तो जनसंख्या विस्फोट का मतलब आप समझ सकते हैं कि जनसंख्या में जो तेज़ी से वृद्धि हो रही है, जिसे हम जनसंख्या विस्फोट भी कहते हैं। और नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितनी है? यानी कि पूछने का तात्पर्य है कि लिंगानुपात कितना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 9 से 18 इसका है, यानी कि बिहार का जो लिंगानुपात है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत का लिंगानुपात कितना है? तो आपको जानना चाहिए कि भारत का लिंगानुपात जो है कि 943 है। भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ का लिंगानुपात है? तो 1084 है केरला का है। सबसे कम कहाँ का है? तो 879 है और ये हरियाणा का है। तो यहाँ से 3 आपको चीज़ जानने को मिला। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारतवासियों की औसत आयु थी। औसत आयु कितनी मापी गई थी? यानी कि 2011 की जनगणना हुई थी। तो इसका औसत आयु था यानी कि 64.6 वर्ष देखा गया था। जबकि विकसित देशों में, यानी कि जो विकसित देश हैं, वहाँ पे जो एवरेज उम्र जो है, आयु है, वो 75 वर्ष से ज़्यादा है। और भारत में सबसे अधिक जो औसतन आयु निकाला गया था वो केरल राज्य का था। और नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न देखते हैं कि बिहार के किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है? और यहाँ से कि और इसमें बताना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे डेटा में दिया हुआ है कि 2011 का आंकड़ा था, यानी कि 64.6। 2021 में ये आया है कि जो भारतवासियों का जो ये औसत उम्र है वो 69.96 है, यानी कि कुछ औसत जो है कि उम्र बढ़ा हुआ है। नेक्स्ट है कि बिहार के किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है? सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ का है? तो पटना ज़िले का है। और इस तरीके से सही जवाब इसका ऑप्शन सी होगा। जबकि यहाँ से जो बिहार का जो जनसंख्या घनत्व आप जानते हैं कि 1106 है। और यहाँ से अगला प्रश्न देखते हैं कि कृषि श्रमिक से हमारा क्या अभिप्राय है? कृषि श्रमिक से हमारा अभिप्राय क्या है? तो इसका सही जवाब है यानी कि कार्यरत श्रमिक और कृषि संबंध राज्य जो है कि अन्य धंधों के जो श्रमिक हैं, ये कृषि संबंध से जो अन्य जो श्रमिक हैं, ये दोनों ही इसके लिए सही जवाब होगा, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट है कि ऐसे श्रमिक जिनके पास कृषि योग्य भूमि नहीं होती है उन्हें क्या कहते हैं? तो ऐसे श्रमिकों को हम क्या कहते हैं? तो उन्हें भूमिहीन कृषक श्रमिक कहते हैं, जिनके पास अपनी कोई ज़मीन नहीं होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में कृषि श्रमिकों की संख्या में वृद्धि के कारण क्या हैं? तो बिहार में कृषि श्रमिकों की वृद्धि का एक मुख्य कारण है कि कृषि का पिछड़ापन है, और यहाँ पे और जो है कि सहायक उद्योग धंधों का भी यहाँ पे अभाव देखा जाता है, और जिसके चलते यहाँ पे कृषि श्रमिकों में वृद्धि ज़्यादा होती है। और नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न हम देख सकते हैं, यानी कि इसका सही जवाब क्या है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक इसके लिए भी सही जवाब होगा। और नेक्स्ट प्रश्न है कि क्लासिकल रोजगार सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? और इसका सही जवाब होगा यानी कि स्मिथ और रिकार्डो ने इसका प्रतिपादन किया था। और नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि बाजार के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? ये प्रश्न शायद रिपीटेड हो चला है, इसके पहले भी मिला हुआ था। बाजार के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? और इसका सही जवाब ऑप्शन सी है, यानी कि जेबी से। ये प्रश्न रिपीट है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मजदूरों में कटौती द्वारा रोजगार में मजदूरी में कटौती द्वारा रोजगार में वृद्धि की जा सकती है, यह कथन किसका है? ये बताना है। तो ये कथन जो है कि पीगू का है। और इस तरीके से नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न देखते हैं कि किन्स ने अपने रोजगार सिद्धांत का प्रतिपादन किया है अपनी पुस्तक, यानी कि कौन सी उनकी पुस्तक है किन्स का? आप कई बार ये देख चुके होंगे, हमने इस सेट में ही कराया है, तो इसके पहले वाले सेट में कई बार ये मिला हुआ है कि उनकी किताब का नाम ऑप्शन ए में दिया हुआ है, यानी कि आप पढ़ सकते हैं जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, ये उनकी किताब का नाम है। नेक्स्ट है कि प्रभावी मांग के बिंदु पर, ये बताना है कि प्रभावी मांग के बिंदु पर जो है कि कुल आपूर्ति जो होती है वो फलन एवं कुल मांग फलन के बराबर होती है, यानी कि सही जवाब इसका ऑप्शन ए है। और नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से देखते हैं कि व्यावसायिक बैंक एक संस्था होती है। व्यावसायिक बैंक जो है संस्था होती है कैसी? जो लाभ कमाने वाली संस्थाएं होती हैं, इस तरीके से। और नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न देखते हैं 143वां प्रश्न होगा। यहाँ से देखते हैं कि व्यावसायिक बैंक का प्रमुख कार्य, ये क्लास 10 के इकोनॉमिक्स में पढ़ना है कि व्यावसायिक बैंकों का जो प्रमुख कार्य है, ये भी रिपीट हो चला है कई बार कि बैंक जमा स्वीकार करना और ऋण अग्रिम देना, ये भी उसका दोनों काम होता है, यानी कि ऑप्शन डी इसके लिए सही जवाब होगा। और नेक्स्ट है कि व्यावसायिक बैंक के सामान्य उपयोगिता संबंधी कार्य हैं। तो व्यावसायिक बैंक के सामान्य उपयोगिता जो संबंधी कार्य हैं, यानी कि यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो ये सभी सुविधाएं जो हैं कि बैंक देता है, और ये सभी जो हैं कि क्लास 10 के इकोनॉमिक्स के बुक में सब दिया हुआ है। एक से अधिक इसके लिए सही जवाब होगा।
भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारत का केंद्रीय बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है भारत का जो केंद्रीय बैंक है, और 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना किया गया था। जबकि 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण भी हो गया था। और नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना, अभी ये प्रश्न मिला 1935 में। और नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक देश की आर्थिक नीति के अनुरूप निर्मित करता है, क्या निर्मित करता है? तो देख लीजिए, इसमें से देखिए, ये मौद्रिक नीति भी बनाता है, अस्थायित्व के साथ विकास के लिए भी नीतियाँ बनाता है, यानी कि दोनों ही यहाँ इसके ऑप्शन सही हैं, यानी कि ए और बी, यानी कि ऑप्शन डी इसके लिए राइट आंसर होगा। और 147वां प्रश्न है कि निम्नांकित में कौन व्यापार अवरोधक हैं? व्यापार में अवरोधक कौन सा है, ये बताना है। तो आयात कर और निर्यात कर, यानी कि जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो टैक्स लगाए जाते हैं वो व्यापार के लिए बाधक होता है, और इसका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न देखते हैं कि वैश्वीकरण से बिहार के किस उद्योग को प्रोत्साहन मिला है? वैश्वीकरण से यानी कि पर्यटन उद्योग को सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है। और इस तरीके से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर विशेष करके ऐतिहासिक और धार्मिक क्षेत्रों में बढ़ावा देखने को मिलता है कि बिहार में जो पर्यटन स्थल है वहाँ पे लोग आते हैं। और बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना 1990 में की गई थी। और नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न है और आखिरी प्रश्न होगा इसके लिए, यानी कि सेट 4 का ये आखिरी प्रश्न है कि कृषि उत्पादों के मानकीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है? और इसका सही जवाब है यानी कि एगमार्क का ये यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से ये चौथा टेस्ट सीरीज था, और इसी क्रम में हम देखते हैं यानी कि यहाँ का आज 5वां टेस्ट सीरीज भी देखेंगे अर्थव्यवस्था का, इसमें होगा ये, यानी कि टेस्ट सीरीज 5 हैं और क्लास 9 10th के लिए हैं। और यहाँ से देख सकते हैं पहला प्रश्न आपके सामने है, और देखिए इसका ऑप्शन आपके सामने है, देख सकते हैं। और इसका सही जवाब क्या होगा कि देखिएगा कि सभी क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्रक पूंजी निवेश के लिए सुरक्षित रखना, ये जो है कि मिश्रित व्यवस्था का लक्षण नहीं होता है। और नेक्स्ट है कि विकासशील देश वह हैं, विकासशील देश जो हैं वह हैं जिसमें ये देख लीजिए निम्न में से कौन सी क्रियाएं वहाँ पे होती हैं। तो ऑप्शन बी इसके लिए राइट आंसर है कि वर्तमान मूल्यों पर ही बढ़ता हुआ जीएनपी हो वहाँ का, तो ये विकासशील देश में ऐसा होता है। और नेक्स्ट है कि विकास का अर्थ है, विकास का अर्थ क्या है? तो विकास का अर्थ होता है कि आर्थिक वृद्धि और मूल्य स्थिरता, यानी कि ये इसका सही जवाब होता है कि विकास का अर्थ होता है कि आर्थिक वृद्धि हो और यहाँ पे मूल्य स्थिरता के साथ साथ विकास हो, और ये आर्थिक विकास कहलाता है। तो इस तरीके से नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि देख सकते हैं हस्तक्षेप यानी कि नीति किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का अंग है? ये प्रश्न पहले भी मिला हुआ था। देखिएगा जो लेसज फेयर है यानी कि उसका नीति का तात्पर्य होता है यानी कि सरकार के हस्तक्षेप को कम करना, और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की यह विशेषता होती है। तो सही जवाब इसका ऑप्शन ए होगा। और नेक्स्ट प्रश्न है कि मुद्रा के सापेक्ष गलत हैं, ये 115वां प्रश्न है कि मुद्रा के सापेक्ष गलत क्या है? तो ये गलत होता है कि मुद्रास्फीति को रोकना, ये वहाँ का ये मुद्रा के सापेक्ष गलत नीति होती है। नेक्स्ट प्रश्न होता है कि भारत में मोनो रेल चलाने वाला पहला शहर कौन है? मोनो रेल आप देख सकते हैं, तो मोनो रेलवे चलाने वाला भारत का पहला जो शहर है वो मुंबई है। और यहाँ पे मुंबई जो कि ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन ई है। और मई 2014 में मुंबई में प्रथम जो है कि मोनो रेल भारत में चलाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि सरकार किसको प्रोत्साहन देने के लिए अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करती है? मुद्रा का अवमूल्यन सरकारें करती हैं यानी कि निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए। तो इस तरीके से कि इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। देखिए अवमूल्यन का क्या मतलब होता है? देखिए अवमूल्यन का अर्थ होता है कि अपनी मुद्रा का मूल्य जानबूझ करके उसको कम किया जाता है, और भुगतान संतुलन में अवमूल्यन काफ़ी सहायक होता है। तो इस तरीके से ऑप्शन सी राइट आंसर है। 118वां प्रश्न यहाँ से देखते हैं। अब 118वां प्रश्न है कि घाटे की वित्त व्यवस्था यानी कि एक साधन है, घाटे की वित्त व्यवस्था जो है कि किसका साधन होती हैं? देख सकते हैं। तो इसका सही जवाब है कि घाटे की जो वित्त व्यवस्था होती हैं यानी कि एक साधन होती हैं, राजकोषीय नीति का एक साधन होती हैं। और राजकोषीय घाटा भारत सरकार का बजट जो है कि 2023-24 के अनुसार हैं वो 5.9% होने का अनुमान लगाया गया है, यानी कि सही जवाब इसका ऑप्शन सी है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? तो इसका सही जवाब यानी कि प्रधानमंत्री जो हैं वो राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष के रूप में काम करते हैं। और राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि जो एनडीसी है इसकी स्थापना हुई थी 6 अगस्त 1952 को। और नीति आयोग के अध्यक्ष भी आप जानते ही हैं कि प्रधानमंत्री ही होते हैं, पहले उसका नाम योजना आयोग हुआ करता था। नेक्स्ट प्रश्न है कि रुपये की परिवर्तनीयता का मतलब क्या होता है?
ये अगला प्रश्न है और इसका मतलब होता है कि रुपये को अन्य प्रमुख मुद्राओं में या इसके विपरीत रुपये का परिवर्तन करने देने से हैं, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। और नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से देखते हैं कि भारत में गन्ना की खेती उदाहरण है। गन्ना की खेती जो है कि भारत में किसका उदाहरण है, यानी कि किस प्रकार की खेती का उदाहरण है, तो रोपण कृषि का उदाहरण होता है। तो इस तरीके से और जानते हैं कि भारत जो है कि गन्ना का जन्मभूमि भी माना जाता है और उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादक राज्य है, यानी कि भारत का। तो इस तरीके से नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न देखते हैं कि भारत में आर्थिक नियोजन का स्वरूप कैसा है। आर्थिक नियोजन का स्वरूप कैसा है भारत में, तो देखिए इसके लिए विकेंद्रीकृत भी हैं, निर्देशात्मक भी हैं और समाजवादी और पूंजीवादी दोनों तत्वों का यानी कि समन्वय भी किया गया है। यानी कि सही जवाब इसका क्या हो सकता है, तो ऑप्शन डी इसके लिए राइट आंसर होगा। और विनिवेश क्या होता है, ये अगला प्रश्न है। तो विनिवेश का मतलब होता है कि सरकार के शेयर निजी कंपनियों को बेचना, यानी कि जब सरकार जो है अपने शेयर को यानी कि निजी कंपनियों को बेचती हैं, तो इस तरीके से इसका सही जवाब ऑप्शन बी है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ग्रीन बैंकिंग, ये देखिए एक नया प्रश्न मिल रहा है कि ग्रीन बैंकिंग का अर्थ क्या है। तो ग्रीन बैंकिंग का अर्थ होता है कि बैंकों द्वारा पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं को वित्त प्रदान किया जाना। यानी कि आप देखते हैं कि बहुत से जो बैंक होते हैं पर्यावरण के लिए भी कुछ परियोजनाएं चलाते हैं और उसको जो है कि वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। तो इस तरीके से ये ग्रीन बैंकिंग का मतलब होता है, यानी कि ऑप्शन बी इसके लिए है। व्यवसाय की जोखिम को वहन करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं। वह व्यक्ति जो व्यवसाय में जोखिम को वहन करता है, यानी कि उसको उद्यमी के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है कि उद्यमी या साहसी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है। तो इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है कि व्यवसाय की जोखिम एवं अनिश्चितता को वहन करना, क्योंकि व्यवसाय में ये काफ़ी जो है कि अनिश्चितताएँ भी बनी रहती हैं, काफ़ी जोखिम भी रहते हैं। तो इस तरीके से ऑप्शन सी होगा। और 127वां प्रश्न इसका है कि कृषि के क्षेत्र में सामान्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। कृषि के क्षेत्र में देखिएगा सामान्यतः छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती हैं। तो इस तरीके से आप इसका ऑप्शन देख सकते हैं कि छिपी हुई बेरोजगारी इसका सही जवाब होगा। और बेरोजगारी का दुष्प्रभाव क्या होता है, ये 128वां प्रश्न है। देखिए यहाँ से दिख नहीं रहा है, बेरोजगारी का दुष्प्रभाव क्या होता है, देख सकते हैं आप। तो इसका दुष्प्रभाव जो होता है यानी कि बेरोजगारी का, तो बेरोजगारी से क्या होती है कि समाज में निर्धनता भी आती है, निम्न जीवन स्तर भी हो जाता है लोगों का, शिक्षा और स्वास्थ्य में भी गिरावट होती है, यानी कि एक से अधिक इसके लिए सही जवाब होगा। और नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में किस प्रकार की बेरोजगारी अधिक है। बिहार में सबसे ज़्यादा जो है वो अदृश्य बेरोजगारी पाई जाती हैं। और इस तरीके से हम देख सकते हैं कि कृषि क्षेत्रों में विशेष करके अदृश्य बेरोजगारी पाई जाती है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार के किस जिले की जनसंख्या सबसे कम है। सबसे कम जनसंख्या वाला ज़िला कौन सा है बिहार में, तो ये है यानी कि शेखपुरा है। जब से सबसे अधिक जो जनसंख्या है वो पटना ज़िला का है। नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में जनसंख्या का औसत घनत्व कितना है। 1106 होगा इसका सही जवाब, यानी कि 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है, ये अगला प्रश्न है। 132वां प्रश्न होगा। तो पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है देख सकते हैं, तो इसका सही जवाब है यानी कि 82.14% जो है कि भारत में पुरुषों की साक्षरता है। और जबकि भारत की साक्षरता अगर कितनी है 2011 के अनुसार, तो 74.04% ये भारत का कुल साक्षरता दर है। और नेक्स्ट यहाँ से देखते हैं कि भारत में मानव विकास का आधारभूत सूचक क्या है। आधारभूत विकास का सूचक क्या होता है, तो यहाँ से देख सकते हैं आंसर डी इसके लिए सही जवाब होगा, क्योंकि यहाँ पे ये ऑप्शन सभी सही हैं। नेक्स्ट है कि भारत की मूल आर्थिक समस्या क्या है, तो देख सकते हैं कि गरीबी, बेरोजगारी और आय की असमानता, ये सभी जो हैं कि भारत की यानी कि आर्थिक समस्या हैं। एक से अधिक इसके लिए सही जवाब है। हमारे देश की जनसंख्या गरीबी से पीड़ित है। कितनी जनसंख्या जो है कि गरीबी से पीड़ित हैं, तो 1/4 इसके लिए सही जवाब होगा। यानी कि 2011 की जो जनसंख्या हुई थी उसके अनुसार 21.9% जो आबादी है भारत में वो गरीबी में है। और नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से देखते हैं, यानी कि 1/4 इसके लिए सही जवाब होगा। और नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में गरीबी का प्रमुख सूचक क्या है। गरीबी का प्रमुख सूचक जो है यानी कि आय का निम्न स्तर भी है और उपभोग का निम्न स्तर और बेरोजगारी का उच्च स्तर, यानी कि एक से अधिक इसके लिए सही होगा। 137वां प्रश्न यहाँ से देख सकते हैं कि भारत में शहरी निर्धनों की तुलना में ग्रामीण निर्धनों की संख्या बताना है। तो
इसमें सही जवाब है यानी कि अधिक हैं, यानी कि भारत में शहरी निर्धनों की तुलना में ग्रामीण निर्धनों की संख्या जो है कि सबसे ज़्यादा है। और इस तरीके से हम देख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में स्वास्थ्य सेवा क्या है। तो स्वास्थ्य सेवा जो है वो अपेक्षाकृत जो है कि वहाँ पे धीमी गति से उसमें सुधार हो रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि देश में कितने प्रतिशत लोगों को सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध है। सार्वजनिक सेवा उपलब्ध जो है कि कितने प्रतिशत लोगों को हैं। तो इसका सही जवाब है यानी कि 20% लोगों को ही यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं मिल पाती हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य की सुविधा प्रदान करना किसका दायित्व बनता है। प्राथमिक स्वास्थ्य की सुविधा प्रदान करना ये किसका दायित्व है, देख सकते हैं। तो सही जवाब इसका है यानी कि सरकार का ही तो दायित्व है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब प्रारंभ किया गया था। तो ये जो मिशन है यानी कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 में इसको प्रारंभ किया गया था, यानी कि 12 अप्रैल 2005 को। और उस समय यूपीए की सरकार थी और इस समय ये शुरू किया गया था। इसका मतलब है यानी कि 2005 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की शुरुआत कब की गई थी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की शुरुआत जो है कि 2 अक्टूबर यानी कि 1952 से ही किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ से देखते हैं अब कि विकसित देशों में के कार्यबल का अधिकांश भाग कार्यरत रहता है। विकसित देशों के कार्यबल का अधिकांश भाग किस में कार्यरत रहता है। तो इसका सही जवाब है यानी कि जो विकसित देश होते हैं, पहले भी ये सेट में मिला था कि विकसित देशों में सेवा क्षेत्र का योगदान सबसे ज़्यादा होता है। यहाँ से अगला प्रश्न देख सकते हैं आप कि एक अर्थव्यवस्था की आधार संरचना का निर्माण होता है और इसका सही जवाब क्या है। तो सेवाओं के द्वारा अर्थव्यवस्था की आधार संरचना का निर्माण होता है और सेवा क्षेत्र जो है कि वो तृतीय क्षेत्र को कहते हैं। सेवा क्षेत्र का निर्माण होता है, ये बताना है। सेवा क्षेत्र का निर्माण होता है। 145वां प्रश्न है, तो देख लीजिए। परिवहन भी उसमें शामिल होता है, संचार भी होता है और वाणिज्य सेवाएं भी होती हैं, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक इसके लिए सही जवाब होगा। भारत को किस उद्योग के क्षेत्र में अधिक सफलता मिली है। भारत में अगर देखें तो यहाँ पे कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के उद्योग में अधिक सफलता अर्जित किया है भारत ने। और इस तरीके से सही जवाब इसका क्या हो सकता है, यानी कि ऑप्शन बी होगा, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इसका सही जवाब है। और यहाँ से नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि M1 में शामिल है। M1 बताना है। M1 में शामिल है तो देख लीजिएगा। M1 में देख लीजिएगा, जनता के पास की कुल करेंसी मात्रा और सभी वर्ग के पास नोट एवं सिक्के, तथा सी में जो दिया हुआ है कि बैंक में जमा राशि तथा भारतीय रिजर्व बैंक में अन्य जमा राशि, ये जो है कि सब M1 में शामिल होता है। अब देख लीजिए, भारत में जो मुद्रा की तरलता है उसको 4 भागों में बांटा गया है, जैसे कि M1, M2, M3, M4। तो इस तरीके से M1 में क्या शामिल है, तो इसमें से सभी जो है कि M1 में शामिल है, यानी कि सही जवाब इसका ऑप्शन डी होगा। और नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न देखते हैं। 148वां प्रश्न है कि लेन देन के उद्देश्य एवं सुरक्षा उद्देश्य से की गई मुद्रा की मांग निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती हैं। तो ये जो है कि इसका सही जवाब ऑप्शन यानी कि आय स्तर पर यह निर्भर करती हैं। और 149वां प्रश्न यहाँ से देखते हैं कि सट्टेबाजी के उद्देश्य से की गई मुद्रा की मांग निर्भर करती है। सट्टेबाजी के उद्देश्य से जो मुद्रा है वो उसकी जो मुद्रा की मांग होती है यानी कि ब्याज दर पर निर्भर करती हैं। और इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। और इसका आखिरी प्रश्न है कि मुद्रा की मांग से क्या अभिप्राय है। तो मुद्रा की मांग से अभिप्राय होता है कि लोगों के द्वारा नकद के रूप में मुद्रा को जमा रखना। और इस तरीके से ये देख सकते हैं कि ये 5वां टेस्ट सीरीज है और इसका सही जवाब इसमें से लास्ट वाले प्रश्न का क्या है, तो बी है। और इस तरीके से ये हमारा चौथा और 5वां ये दोनों एक ही वीडियो में हुए और ये अर्थशास्त्र के ये प्रश्न थे, ये सेट थे। और इसके बाद बाकी की जो टेस्ट सीरीज बच रहे हैं वो बहुत जल्द जो है कि 1 से 2 दिनों के अंदर ये सभी कुछ अपलोड कर दिया जाएगा और आप इसे देखते रहें। अच्छा लगे तो उसे लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और कमेंट में अपने सुझाव को दीजिएगा। बहुत से लोग कमेंट कर रहे हैं, कुछ प्रश्नों के शायद उत्तर हो सकता है कि गलत लग रहा होगा, तो ठीक है, आप इसका स्वागत है, कोई बात नहीं है। हो सकता है कि गलती बताने में हो गई हो या जो इसका जो आंसर का जो कलेक्शन है, तो इस तरीके से इससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कहीं लगता है कि कहीं गलती हुई है तो आप कमेंट बॉक्स में आप उसे ज़रूर लिख दें ताकि अन्य लोग भी इससे जान जाएँ, ठीक है ना।